बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 23 मार्च है, 9 शाबान है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुमीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट कल है जो भी तेजी के साथ तब्दीलियां उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हो रही हैं और राइज हो रही हैं, उसको जो है उस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है और मेहमान गिरामी उसके ऊपर तज्जिया और तहलील के लिए हमारे साथ मौजूद होती है। आज हमारे साथ तो मेहमान रहेंगे, जर्नलिस्ट मासूम रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से, और कुछ देर में हमारे साथ प्रोफेसर साइमा जैदी साहिबा भी होंगी पाकिस्तान से। तो इसके ऊपर बात करेंगे। अपने दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, जो है वो अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि ये आज के दिन की जो 23 मार्च जिसको पाकिस्तान डे से मंसूब किया जाता है, इसकी तारीखी हकीकत क्या है। सबसे पहले मासूम रिजवी साहब की तरफ चलते हैं। जर्नलिस्ट मासूम रिजवी हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किए हुए हैं। रिजवी साहब, आज के दिन की बड़ी अहमियत है। करारदाद आज कहा जाता है कि पेश हुई और बड़ा जोश और वलवला पूरी दुनिया में जहाँ कभी पाकिस्तानी बसते हैं देखा जाता है। इसके तारीखी पस मंजर जरा सा नौजवानों के लिए, जो नई जनरेशन है, बुजुर्ग तो हमारे सब जानते हैं, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने तमाम चीजें तय पाई हैं। हमारी नई जनरेशन के सामने के लिए तारीखी हकायक थोड़े से पेश फरमा दें आज के दिन की मुनासिबत से। 1940 में जैसा हम सबको पता है कि करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, जहां आज मीनार पाकिस्तान बना हुआ है लाहौर में, इस जगह पर। और उस जमाने में इसका नाम मंटो पार्क हुआ करता था। ये 3 दिन का इजलास था मुस्लिम लीग का, और इससे पहले 1938 में भी करारदाद पेश की गई थी, उसमें भी अलहदा वतन की बात की गई थी, इसमें रियासतों की बात की गई थी। और इसके सबसे अहम पॉइंट जो है वो कायदे आजम की तकरीर थी, जो उन्होंने 22 मार्च को की थी। और ये तकरीबन 100 मिनट की तकरीर थी। 100 मिनट की तकरीर में एक्सट्रमपोर तकरीर थी कायदे आजम की, और उन्होंने पहली मर्तबा ये कहा था कि कांग्रेस और अंग्रेज मिलकर जो चीजें कर रहे हैं वो ऑन पेपर नहीं है, रिकॉर्ड पर नहीं है, मगर ऐसी साजिशें हो रही हैं कि अब अलहदा मुल्क का कोई उसके सिवा चारा नहीं है। लेकिन मौसवी साहब, इसमें एक अलमिया ये है कि वो 100 मिनट की तकरीर आज आपको पाकिस्तान में कहीं मिलेगी नहीं। वो अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आपको A.K. अजीज की किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री में मिल जाएगी, A.G. अलाना की किताब है उसमें मिल जाएगी। तो आम लोगों की दस्तरस में नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे 11 अगस्त की तकरीर को कर दिया गया, तो शायद हम अधूरे सच के आदी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हम छुपा देते हैं जो हम समझते हैं कि कौमी मफाद में नहीं है। मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो करारदाद है ये 23 मार्च को मंजूर नहीं हुई थी। 22, 23, 24 3 दिन ये इजलास चला था। A.K. फजलुल्लाह साहब जो बंगाल के रहनुमा थे, उन्होंने ये पेश की थी और चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने इसकी तायीद की थी। और ये 24 मार्च को करारदाद मंजूर हुई थी। दीगर 4 और भी थी, उसमें फलस्तीन के मुतालिक भी थी करारदाद। 4 करारदादें थी। जो ये करारदाद 11 बजे रात 24 तारीख को मंजूर हुई, यानी 1 घंटा हो जाता तो शायद 15 में शुमार हो जाता। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प दास्तान है कि शुरू में 1941 से 40 में ये करारदाद मंजूर हुई। 41 से 47 तक मुस्लिम लीग जो है वो इस दिन जलसे जुलूस किया करती थी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो शायद आपको ये सुनकर हैरत होगी कि 23 मार्च जैसी कोई चीज मनाई नहीं जाती थी। ये अलमिया एक फिर अलमिया है कि 1956 का जब आईन बना, आईन की इम्प्लीमेंटेशन की तारीख आई तो 23 मार्च की तारीख दी गई। वो था रिपब्लिक डे। उसको रिपब्लिक डे का नाम दिया गया 56 के आईन की निफाज को। और 23 की तारीख को सेक्रेटरी साहब ने जो होंगे दफ्तरी, उन्होंने 23 तारीख को ऐसे सोच समझ के नहीं डाली थी, ऐसे ही डाल दी थी। फिर वो 56 का आईन जब मनसूख हो गया, फिर फौज आ गई, तो अब क्या करें, तो अब उसको एज ए रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अजीब सी दास्तान है। और इस तकरीर में कायदे आजम ने तो क्यों तकरीरें क्यों हाइड की गई? मतलब कायदे आजम पाकिस्तान के जो मौजूदा पाकिस्तान है उससे क्या उनको हुक्मरानों को, एस्टेब्लिशमेंट को खतरा था कि कायदे आजम ने उसमें क्या गुफ्तगू ऐसी की थी जो ये आज पब्लिक नहीं करना चाहते थे? देखिए, कायदे आजम ने तो बहुत सारी मतलब हमेशा कायदे आजम तो एक बहुत ही प्योरली डेमोक्रेटिक आदमी थे।
एक जमहूरी मिजाज के आदमी थे। और वो तो कतन ऐसी कोई चीज, मतलब तारीख की बहुत सारी चीजें हैं, यानी जिस को उन्होंने कहा था कि ही इज नॉट फिट फॉर द ऑफिशियल ड्यूटीज हम्म, ऑन एनी सीनियर पोस्ट। वो बाद में सही। मुल्क का सदर बना, जनरल अयूब खान। तो कायदे आजम तो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो जाती तौर पे भी स्ट्रिक्ट थे, खुद भी फॉलो करते थे और दूसरों को भी फॉलो करवाते थे। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने ये समझा कि जी वो तारीख, चूंकि कौम हमारी नाबालिग है, वो समझ नहीं पाएगी, तो हमने हमेशा ये किया है कि ऐसी चीजों को छुपा। 11 अगस्त की तकरीर सामने है ना, जिसको हम कहते हैं कि जी जब उन्होंने इजाजत दी थी कि सारे जो अकलियतें हैं वो कैसे रहेंगी और अकलियतों के हुकूक बयान किए थे, उसको एक कंट्रोवर्सी बना दिया है, वो तकरीर सामने ही नहीं आती है। तो ये अलमिया हमारे साथ रहा है। और उसमें मैं ठीक ये है, बताऊं कि मैं आता 22 हूं मार्च आपके की पास। तारीख। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास और इसको अभी थोड़ी सी और डिटेल से और डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर साइमा जैदी साहिबा, आपने ये पूरा जो साल इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है कि पाकिस्तान किन किन सेक्टर्स के अंदर और उसने क्या क्या इसके अंदर जो है वो कामयाबियां भी हासिल की। मसलन जो कोविड आया जिसने पूरी दुनिया को जो है वो हिला कर रख दिया, इसका एक दूसरा रुख भी साथ में देखेंगे। सियासी एतबार से भी रिजवी साहब के साथ बात होती रहेगी और दूसरा एक रिसर्च के एतबार से साहिबा जैदी साहिबा आपसे इसके ऊपर बात करते रहेंगे कि जहां पूरी दुनिया को कोविड 19 ने हिला कर रख दिया, वहां पाकिस्तान में खवातीन ने क्या किरदार पेश किया, वहां पर पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान आर्मी का क्या किरदार था, और उसमें जो है वो पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स के मैदानों में क्या किया, यूएनओ में पाकिस्तान का किरदार क्या रहा, पाकिस्तान ने हेल्थ में क्या किया, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या किया, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या थी। जितना टाइम बचेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर सकेंगे। तो इसमें खुसूसन आपकी रिसर्च क्या कहती है सिस्टर साइमा के पाकिस्तानी खवातीन का क्या किरदार था इस साल में? हाँ, पाकिस्तान पीछे नहीं रहा। कोविड-19 हुआ, बहुत सी हम्म, इकोनॉमी स्टॉप्स कोलैप्स भी कर गई और बहुत अफरा-तफरी रही। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उसमें खवातीन समेत अपना हिस्सा अदा करते रहे। जिसमें फरवरी 1 को अगर हम देखें, यानी फरवरी 1 2020 को अगर हम देखें, तो पाकिस्तान फीमेल आर्मी ऑफिसर्स अवॉर्डेड यूएन मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज इन कॉन्गो। यानी कॉन्गो में जो पाकिस्तान का 15 खवातीन का दस्ता गया था, इनकी टीम गई थी, इनको यूएन की तरफ से मेडल दिया हम्म, गया पीस मेकर्स के हवाले से। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें शामिल थी साइकोलॉजिस्ट थी, स्ट्रेस काउंसलर्स थी, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर्स थी, डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, ऑपरेशन ऑफिसर्स थी, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स थी और लॉजिस्टिक ऑफिसर्स थी। ये सारी खवातीन थी। जिस पहले 15 खवातीन का दस्ता गया था, बाद में इनमें 17 खवातीन का एक और दस्ता जो था वो बुलवा लिया गया और शामिल किया गया। शामिल। तो मतलब जो है इस पैंडेमिक के हवाले से खवातीन में को जब देखा जाता है कि बहुत ही कि इनको कैसे भेजें हम बाहर, और यानी कैसे पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर जो कायम किया जाता है कि खवातीन को बहुत इस तरह करके रखा गया है। तो ये खवातीन जब मैदान में जाके अपना काम कर रही थी और अपना लोहा मनवा रही थी, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार नजर आता है कि बिल्कुल भी पीछे नहीं है। यानी पाकिस्तानी खवातीन भी जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है और वो भी मर्दों के शाना बशाना और जो कुछ उनसे किया जा रहा है वो अपना किरदार अदा करती रही। सही। और बिल्कुल भी सही। जो है इस सिचुएशन से, पैंडेमिक की सिचुएशन से घबराई नहीं। मई 18 को अगर हम देखते हैं 2020 को, तो पाकिस्तानी फर्स्ट सिख वुमेन जर्नलिस्ट जो थी हैज बीन नेम्ड अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनालिटीज अंडर 30 इयर्स ऑफ एज। यानी 30 साल के अंदर अंदर अगर खवातीन का मुवाजना किया जाए पूरी दुनिया की खवातीन से, और वो भी सिख बेस्ड, यानी हम लोगों के ऊपर एक ये भी उठाया जाता है नुक्ता कि हम अकलियतों को हुकूक नहीं अदा करते, तो वो 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनालिटीज हैं उसमें उनका शुमार आया पूरी दुनिया से। और ये यूके बेस्ड थी, ग्लोबल सिख ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके बेस्ड है। इसमें जो है इनका नाम उभर के सामने आया, तो इसमें पाकिस्तान अकलियतों के हवाले से क्या कर रहा है वो चीज सामने आई। अच्छा, जून 30 2020 को अगर हम देखते हैं, तो निगार जौहर बिकम्स पाकिस्तानी आर्मी फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। ये लेफ्टिनेंट जनरल बन चुकी है निगार जौहर, 30 जून को बनी है। उस वक्त जब जो मर्द हजरात थे वो ही जो थे वो अफरा तफरी का शिकार होते, या मुल्क को कैसे संभालना है या क्या करना है ये कर रहे होते, सही। बजाय इसके ये खातून जो है
वो उनको भी ये रुतबा दिया जा रहा है, यानी लेफ्टिनेंट बनाया जा रहा है, और हर चीज अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही यानी सिस्टम में काम हो रहा था हर शोबे में। सही तो सही इसमें एक छोटी बच्ची है, 9 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी गर्ल नताशा नजम beats Indian professor sets world record to arrange the chemical elements of periodic table in the shortest possible time। यानी ये पहले इंडियन प्रोफेसर का रिकॉर्ड था कि उसने सबसे कम वक्त के अंदर जो है ये पीरियोडिक टेबल के जो केमिकल जो अरेंजमेंट है केमिकल एलिमेंट्स की वो की है, और अब ये रिकॉर्ड जो है ये पाकिस्तान के पास है, यानी पाकिस्तान की वेरी 9 गुड साल की बच्ची के पास है ये रिकॉर्ड कि उसने सबसे कम वक्त में ये अरेंज करके सुभान अल्लाह दिखाया है। तो सुभान जुलाई अल्लाह 11 को अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान बॉर्न साइंटिस्ट and at Germany's prestigious Max Planck Society। अब मैक्स प्लैंक सोसाइटी का नाम तो किसी से भी जो है ढका छुपा नहीं है, जर्मनी की बहुत बड़ी फर्म है, और यहाँ पे इससे पहले कोई मर्द यानी खातून जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक नहीं पहुंची थी, और ये पाकिस्तान के असफ़ अख्तर को ये एजाज हासिल हुआ कि वो यहाँ की प्रेसिडेंट बनाई गई। इसी तरह अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स में देख लेते हैं, अगस्त 18 को, तो ये पाकिस्तान की बॉर्न है नरजिस मवालवाला, जो MIT स्कूल ऑफ साइंस के हवाले जो है इसमें इनको रुतबा मिला और इन्होंने पोजीशन हासिल की, और ये वहाँ की जो है एस्ट्रोफिजिक्स जो डीन मुकर्रर हुई वहाँ की। तो ये एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान के लिए जो अचीवमेंट है ये भी, और हम अपनी खामियों को तो खैर तस्करा करते ही रहते हैं, तो क्यों ना ये बात हो कि हम जो है अपनी अच्छाइयों को भी सराहें और हम इन चीजों को आगे बढ़ें। इसके बाद हम और चीजों का भी, स्पोर्ट्स का और ये सब हवाला करेंगे। पहले मैं आता हूं और सवाल के लिए टाइम देख लेते हैं। जी हाँ, मैं उस पे आता हूँ। ये तमाम पॉइंट्स को जिसको पाकिस्तान ने इस पूरे साल के अंदर अचीव किया है, जो कि आपकी खालिसतन जो है वो साहिमा अली साहिबा आपकी रिसर्च है, उसको भी अपनी नाजरीन के साथ जो है वो गाय बगाए जो है उसको शेयर करते रहेंगे कि जहां पर पूरी दुनिया को पेंडेमिक ने हिला कर रखा था, पाकिस्तान किस अज़्म के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, जो उसके मुस्बत पहलू हैं उसको भी सामने रखेंगे, क्योंकि सहाबत का काम ही ये होता है कि जो एक्चुअल पिक्चर है वो एज इट इज जो है वो पेश की जाए, कहां पर खूबियां हैं कहां पर खामियां हैं, ताकि जहां खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। मासूम रिजवी साहब, आपने अक़लियतों की बात की थी और वहां पर गुफ्तगू आपके साथ रुकी थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की जो तकरीर थी जिसमें अक़लियतों के हकूक़ के ऊपर बात थी, उसको लोगों को ये कहकर बकौल आपके के हाइड किया जाता है कि लोगों के पास अभी सियासी शऊर नहीं है, सियासी बलूगत नहीं है। तो 70 सालों में लोग सियासी बालिग नहीं हो सके, तो और कितना इस तकरीर को छुपाएंगे और उसके अंदर क्या कुछ था, थोड़ा सा इसको खोलेंगे हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, जैसे अभी प्रोफेसर साहिबा ने फरमाया कि हम गलतियों की बात तो करते रहते हैं। मसला ये है कि गलती को जाने बगैर आप उसको तस्हीह नहीं कर सकते। मसला ये है, मसला ये नहीं है कि गलती, या तो ये तय कर लिया जाए कि किसी गलती का को जिक्र ही नहीं करना है, तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा रहेगा। इसी गलतियों में हमारा आधा मुल्क चला गया, हम आधा सच बोलते रहे। तो भाई, गलतियों के बगैर आप तस्हीह कर नहीं सकते। बीइंग पाकिस्तानी, यस, इट्स अ बिग डे, और इस पे हमने सिर्फ अहद नहीं करने चाहिए, हमने तकरीबात नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहुत आगे की चीज है। पाकिस्तानी हर शोबे में काम कर रहे हैं और नामसायद हालात के बावजूद कर रहे हैं। इस चीज के बावजूद कर रहे हैं कि आपके लिए प्रॉपर जो प्रोजेक्शंस है वो मौजूद नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे फील्ड मौजूद नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अपने आप को मनवाते हैं और जानते हैं। तो इसका मतलब टैलेंट मौजूद है। तो टैलेंट मौजूद है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास सियासी शऊर नहीं है। भाई, टैलेंट है तो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं ना, तो उनसे छुपाने का क्या फायदा है? उनको अपने साथ शरीक करें। तो इसमें ऐसी क्या चीज थी, इसमें ऐसी क्या चीज थी जिसको बरमला नहीं किया जा सका? वजूहात 1971 के कितने हकायक आपके सामने हैं। एक ऐसा शजरे ममनुआ है कि उस पर बोला नहीं जा सकता। तो क्या ये सारा भुट्टो साहब ने एक बार जो कहा था उसकी वजह से हो गया ये सब कुछ? हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहां है? वो भी आई 20 साल बाद, तो आधी आई। तो ये तो मतलब ये तो हमारी तारीख रही है। तो इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है ना कि हम चीजों को अगर छुपा के आप बेहतरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उस तरह कर ले। मेरा मकसद ये नहीं कि कोई निगेटिव चीज है। देखिए, गलती निगेटिव नहीं होती,
गलती तो पॉजिटिव होती है, जब आप गलती को समझते हैं तो अपने आप को दुरुस्त करके आगे बढ़ते हैं। यही तरीका होता है जो हमने देखा बाकी दुनिया में। तो आज अगर हम 50 साल हुए हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश 71 में हुआ, आज बांग्लादेश आपसे ऊपर जा रहा है तो कोई तो वजह होगी ना, या सब कुछ अच्छा है? अगर आप कहते हैं सब कुछ अच्छा है तो मैं अच्छा मान लेता नहीं, हूँ सब कुछ अच्छा है। जमीनी शराइत रिजवी साहब, जमीनी शराइत होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर। आपके सामने कितनी कौमें हैं, मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ हेरिटेज उसके अंदर। फिर सूबों के अंदर भी सूबे बनाने की कोशिशें होती हैं, उसके अंदर भी मुख्तलिफ और जबानें हैं, मुख्तलिफ मजाहिब हैं, मुख्तलिफ फिरके हैं। एक बांग्लादेश को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो शराइत हैं, सूरत हाल मुख्तलिफ है, जमीनी हकायक थोड़े से तब्दील है। जहां पर एक कौम होगी, चाइना आपके सामने है, ईरान आपके सामने है, जहां एक कौम होगी तेजी से रैपिडली तरक्की करती है। हिंदुस्तान तेजी से तरक्की क्यों नहीं कर सका कि वहां पर भी पाकिस्तान जैसी शराइत है, वहां भी हर 25 मील के बाद एक अलग जबान, एक अलग मामला खड़ा हुआ है। तो इन तमाम कौमियतों को समेटना कोई आसान काम नहीं होता। मुस्तफा साहब, हमें यहाँ बाहर बैठ के लगता है कि चीन में जो है सारी एक कौम है, क्योंकि सारी शक्लें एक जैसी होती हैं। नहीं हमें यहाँ जबाने नहीं जबाने नहीं मगर नहीं, जबानें उनकी मुख्तलिफ होंगी, मगर जिस तरह पाकिस्तान में डिस्प्यूटेड है। मेरी अर्ज सुन लेना, जी हाँ, बिस्मिल्लाह। मेरी अर्ज तो सुन लें, मुझे जवाब तो देने दें। आपने इंडिया की बात की, इंडिया में आपसे 10 गुना ज्यादा कौमें हैं और कोई 20 गुना ज्यादा कल्चर हैं। हम समझते हैं कि सारे हिंदू जो है वो एक ही सेक्ट के हैं, ऐसा नहीं है भाई। जब वेस्ट से शुरू होते हैं तो राम अगर यहाँ पे भगवान है, तो जब ईस्ट पे पहुंचते हैं तो राम विलन बन जाता है और वो हीरो बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सारे माशरों को अगर इस तरह देखें कि यार बहुत सारी जबानें, बहुत सारे कल्चर है, 4-5 कौमें आप समझ लें अपनी, अगर महाजर को भी मिला लें तो 5 है, तो और कौन सी बड़ी हो गई सारी दुनिया में, इससे बहुत ज्यादा है। ये तो कोई पैरामीटर नहीं हुआ ना कि चूंकि कौमें बहुत हैं, जबानें बहुत हैं, इसलिए तरक्की नहीं कर सके। मुझे तो समझ में नहीं आती कि इसकी लॉजिक क्या है, कि या जबानें ज्यादा होने से तरक्की नहीं की, या कौम ज्यादा नहीं, तो वजह नहीं, उसका मकसद ये है कि हम उसमें बढ़ जाते हैं ना। देखें, सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, कभी किसी बात पे हो रहा है। मैं इस हवाले से इसको अगर इस नजर से देखा जाए, इस हवाले से कह रहा हूं। वो बिल्कुल अलग चीज है, बढ़ जाना, फसाद होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, वो बिल्कुल अलग। तो फिर यूं समझेगा कि फिर आप कौम नहीं, आप एक हुजूम हो। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो मैं कह रहा हूं, हर पाकिस्तान, यही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि हुजूम की वजह से हम कौम नहीं बन सके ना। कौम बनते तो तरक्की करते हैं। जी। देखिए, अब उसमें तो अबुल कलाम आजाद ने भी बहुत कुछ कहा है, उस पर बड़ी डिबेट भी हो चुकी है। शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है ना मुस्तफा कि हमें उस तरीके से ग्रो नहीं होने दिया कौम को। 22 करोड़ आज हो गए हैं, उन 22 करोड़ की अहमियत क्या है? 22 करोड़ कोई फैसला नहीं कर सकते क्योंकि आप नाबालिग सोच रखते हैं, ये सोचा गया है। तो भाई आप छोड़ें तो सही, ये 22 करोड़ जो हैं ये बहुत टैलेंटेड। और देखें, सीधी सीधी बात है, इस मुल्क ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। इंडिया में आज मुसलमानों की हालत देख लें आप, क्या हालत है। यही बात तो थी ना जो कह रहे हैं कि जिना इज राइट। आज जो बात वहां हो रही है, जो उनके बड़े कह रहे हैं, तो शशि मनोहर कह रहे हैं ना कि जिना इज राइट, तो सही बात है ना। जिना ने तो हमें पाकिस्तान बना के दिया और इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मुस्तफा, अगर आपको याद हो 20, 25, 30 साल पहले चले जाएं तो इस पाकिस्तान में हमारे अतराफ लोग गांव देहात में किस तरह थे, आज उनकी लिविंग में, आज के शहरों में, देहातों में कितना फर्क पड़ा है। जमीन आसमान का फर्क आया है। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमने इस मुल्क को वापस नहीं किया। उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें हमारी मगर इसमें अवाम, अब इस पर बात करेंगे। इसमें खालिसन अवाम का कसूर है या उन सियासतदानों का जो मुख्तलिफ स्लोगन्स के साथ बार बार जब अपनी बारी लेने आ जाते हैं। मैं दोबारा रिजवी साहब आपके पास आता हूं, और ये बहुत अहम नुक्ता है कि 22 करोड़ अवाम जो है वो उनकी क्या ताकत है और क्या उनका कसूर है, और दिया इनको किसने। इसके ऊपर बात करते हैं। साहिबा सैदी साहिबा, खवातीन के किरदार पर आपने बात की और तारीखी हकायक जो है डॉक्यूमेंटेड जो है वो एक लिस्ट की सूरत में तमाम चीजें आपने पेश की। क्या कुछ पाकिस्तान ने गेन किया इस कोविड-19 के जमाने में जहां पूरी दुनिया लर्ज़-ए-अंदाम थी। इसमें और मुख्तलिफ पहलुओं को भी शामिल करते हैं। इसमें खवातीन के किरदार के बाद स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी
क्या कहेंगी साहिबा ज़ैदी साहिबा? जी हाँ, पैंडेमिक के दौरान पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन भी पीछे नहीं रहे और फरवरी 16 2020 में पाकिस्तान हम्म, ने किया है कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 बीटिंग इंडिया हम्म, इन लाहौर, यानी इंडिया को लाहौर में हराकर पाकिस्तान कबड्डी चैंपियन बन चुका है। सितंबर 21 को अगर हम देखेंगे 2020 में, तो शाहीन आफरीदी becomes first Pakistani to the 4 consecutive wickets in T20 cricket। इन्होंने पहली मर्तबा 4 लगातार जो है वो विकेटें हासिल की, ये भी एक बड़ा कारनामा है। इसके अलावा सितंबर 26 पे अगर 2020 में हम आ जाएं, तो पाकिस्तान इंक्लूडेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स चैंपियंस फॉर नेचर कम्युनिटी, यानी ये जो इस वक्त का सबसे अहम पॉइंट, ये जो है आपका चैंपियंस ऑफ नेचर, यानी नेचर के हवाले से जो पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इस हवाले से भी ये बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है वो इंक्लूड हुआ है इस लिस्ट के अंदर। बहुत ही कम ममालिक हैं, गिनती के चंद ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान का नाम आया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ इस फील्ड में कर रहा है, जिसकी वजह कर से है। रहा और है। बाकी तमाम कंट्रीज में अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है इस वक्त, और ये हमारी कमजोरी भी थी, लेकिन अब ये हमारी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है कि जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी कमजोरियां ही जो है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। अच्छा, तो हमको ये मौका आपका मिल जाता है कि हमारे यहाँ। गो कि आपका शोबा जी सियासी नहीं है, मगर यहाँ पर एक सवाल सियासी बनता है, मैं वो भी आपसे करता चलूं। ये इतनी सारी जो चीजें हैं, जी आप एक पूरी लिस्ट के तहत जो आपने रिसर्च किया, आप पेश कर रही हैं डॉक्यूमेंटेड तारीख के साथ, नामों के साथ, ये पाकिस्तानियों के सामने पब्लिक क्यों नहीं होती? जो तमाशा लगाया हुआ है लोकल मीडिया के हवाले से, उसमें तो वही सियासी बातें, सेनेट में क्या हो रहा है, किसने किसको खरीद लिया, क्या हुआ, एक पॉजिटिव पहलू पाकिस्तान का क्यों नहीं दिखाते? इस हवाले से भी कुछ फरमा दीजिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि अंदर का तो मैं आपसे अभी कोई बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे वो बात कर रही हूँ जो बाहर की दुनिया से हमारे पास आया है, यानी या तो वो यूनाइटेड नेशंस ने हमें पहचाना है, या दूसरे ममालिक ने हम पर एतमाद किया है, हमें वोट दिए, या पूरी दुनिया में जो हमने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, यानी दूसरे ममालिक ने हमें सराहा है। मैं अभी सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। अभी अंदर का तो यानी इसमें डिस्कशन ही नहीं है। इस पूरी लिस्ट के अंदर जो मैंने पूरी लिस्ट ये सर्च किए है, जो भी मेरे पास पहुंची, जिस तरह भी आई, तो इसमें पूरी दुनिया से जो हमारे पास आई कि हम कितने स्ट्रांग है, इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं। मतलब इसमें हम अंदर के मामलात बिल्कुल भी नहीं है कि अंदर जो है वो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो मैंने इसी वजह से ये बात कही कि अंदर अगर हमारे थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू करें, थोड़ा सा हमको इनकरेज करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। मकसद सिर्फ ये था। मतलब एक पॉजिटिव एक पहलू है। बेशक हर हर बिल्कुल इंसान, सही। हर किसी से गलतियां होती हैं, हर कौम से हुई होंगी, और अभी भी बहुत सारी कौमें जो हैं हम देख रहे हैं, हमें नजर भी आ रहा है मीडिया पे भी, कि वो हमारे अपने पड़ोसी ममालिक हों या फिर हमारे अपने मुस्लिम ममालिक हों, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल से सही गुजर बात। रही हैं, उनकी इकोनॉमीज का क्या हाल है वो हम देख रहे हैं। तो यानी उस हवाले से अगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन बना है, अभी आगे चल के मैं आपको ये वाले पॉइंट्स बताऊंगी कि उन इकोनॉमीज के हवाले से हमसे का यानी हम उन लिस्टों में शामिल हो चुके हैं कि जिनसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल ठीक है। सीखें कि ये पैंडेमिक से कैसे लड़ा जाता है, या पाकिस्तान कैसे खड़ा रहा, या फिर इसके ऊपर डायलॉग करवाया जा रहा है यूएन में। तो ये चीजें शामिल हैं इसमें, जो लिस्ट में मैं आगे बताऊंगी। तो मतलब ठीक है, ये तो ये जो है बहुत ये बाहर की दुनिया से, यानी थर्ड पार्टी हमारे मुतालिक क्या कह रही है, वो चीज मैंने पेश जी करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं बहुत बहुत तज़किरा उम्दा। कर देती हूँ। शाहीन हुँ, अफरीदी के हुँ, बाद पाकिस्तान के ये जो जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ये पाकिस्तान बना है चैंपियन ऑफ नेचर कम्युनिटी में, ये भी एक बड़ा मकाम है। इसके अलावा फिर आर्मी पे बात करते हैं, आप बता दें अगर, तो मैं दो आर्मी की दो कंट्रीब्यूशन हैं, ये दोनों बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी जो है यूके में ड्रिल करवाई गई, मिलिट्री ड्रिल डिफरेंट कंट्रीज हुँ, से, तो उसमें सही। पाकिस्तान ने तीसरे साल लगातार जो है विन की है ये ड्रिल, यानी हमारी अफवाज जो है वो भी किसी से पीछे नहीं रही, और अपना लोहा हुँ, बाहर उन्होंने मनवाया, यानी यूके में ये तीसरे साल लगातार ये जो है ये जीता है। और इसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन जो है हमारी आर्मी का ये है कि पाकिस्तान कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल रात 2 का जो रात को 600 किलोमीटर तक ये कर 600। सकता है, इसका अपना असर रखता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है
कि हम जो है इस पैंडेमिक में हम जो है उस वक्त कशमकश का शिकार नहीं थे, बल्कि हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। ये एक वो पहलू है जो कि आवाम को सामने से दिखाए नहीं जाते, और ये एक दकीक रिसर्च है साहिबा जैदी साहिबा की, जो आपके सामने पेश कर रही हैं। जी, साहिबा जैदी साहिबा, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई तो मैं बढ़ूँ आगे रिजवी साहब की तरफ। आवाज़ कट गई थी आपकी। जी, इसके बाद हम यूनाइटेड नेशन का तज़किरा कर लेंगे। आप ठीक उनसे है, बात मैं कर आता लीजिए, हूँ, फिर हम यूनाइटेड मैं आता नेशन हूँ, पे बिल्कुल आएँगे। आता हूँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आता हूँ। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही शानदार रिसर्च है आपकी, जो आप हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ पेश कर रही हैं। मासूम रिज़वी साहब, सियासी बात आपके साथ हो रही थी और गुफ्तगू रुकी थी कि अवाम क्या, 22 करोड़ अवाम की क्या अहमियत है, उनकी क्या क़ुव्वत है, और जो कुछ आपने कहा कि लिविंग स्टाइल चेंज हो चुका, तो एज़ कंपेयर टू, क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सूरत से हिंदुस्तान के सामने रख के, या चाइना को सामने रख के, जिसने वेल लिव्ड मॉडर्न सिटीज जो है वो दुनिया के को दिखा के हैरत ज़्यादा कर दिया, वो तो हमारे बाद आज़ाद हुआ, क्या हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, या जितनी भी हमने तरक्की की हम उसी के ऊपर जश्न मना लें, आज 23 मार्च है, ये काफ़ी है हमारे लिए? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, चाइना तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना तो इस वक्त अमेरिका के लिए थ्रेट बना हुआ है, और बहुत बड़ा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। देखिए, आज जो जंग है ना, वो हथियार की जंग नहीं है। आज जो जंग है वो है इकोनॉमी की एंड टेक्नोलॉजी की। जो इसमें सही। आगे है वो जीत जाएगा, चाहे आपके पास कितने ही बड़े हथियार पड़े हों। बहरहाल, जहां तक आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है, और इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप किसी तौर पे वो नहीं कर सकते। यस, बांग्लादेश से आप जरूर कर सकते हैं, और बांग्लादेश से भी उसूली तौर पे आपका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो आपके समझिए कि 47 से 1971 तक आपका हिस्सा था। अब उसको 50 साल हुए हैं, आपको तकरीबन 72 साल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की इकोनॉमी आपसे ज्यादा आगे जा चुकी है। ये बात हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बरबला नहीं कही जाती, जाने क्यों छुपाई जाती है। अभी 25 मार्च, जो परसों, यानी आज 23 मार्च हमारी है, 25 मार्च को वो अपनी गोल्डन जुबली मनाने वाले हैं। तो उनका उनका टका भी आगे है, उनकी एक्सपोर्ट्स भी आगे हैं, उनकी इकोनॉमी भी हमसे आगे है। इकोनॉमिकली हमने कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं की। ये अलग बात है कि जब हमें मिला था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने, देखें, पाकिस्तान, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन अभी जैसे आपने बात की कि जी सियासतदान खा गए, सियासत एक हमारी, मुस्वी साहब, एक साइकोलॉजी बना दी गई है कि सियासतदान खा गए। मैं मानता हूं भाई, सियासतदान खा गए, सारे चोर हैं। तो आमिर आए थे, तो उन्होंने क्या, जो जो मिलिट्री रूलर थे, उन्होंने क्या सोने के सिक्के बांटे थे यहाँ पे, उन्होंने नहीं खाया कुछ। 35-35 साल रहे हैं ना भाई आपके, तो उन पे दोष क्यों नहीं देते? खाली सियासतदानों पे क्यों देते हैं? तो ये इन सब ने तो मिलके किया हुआ है। अवाम का हक का मारना है, अवाम को, अवाम जितना अवाम के तो पास, आवाम अवाम के आवाम पास जो किस पावर। अवाम किस दरवाजे पे जाए रिजवी साहब? कहीं तो जाएगी ना। सियासतदानों के सामने भीख मांगते हैं, वहां से जब मायूस होते हैं तो फौजियों पास जाते हैं, वहां से जब थोड़ा सा मायूस होते हैं, फिर इधर जमहूरियत के जब वो शादियाने सुनते हैं तो इधर आ जाते हैं। ये तो बेचारे दर बदर घूम रहे हैं। मैं तो किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनकी फलाह की कोशिश कर रहा हूं कि इनके पास कुछ आ जाए भाई, इनकी कुछ जिंदगी बेहतर हो जाए। ये कहाँ जाए? मुझे उस दरवाजे का नाम, मुझे जरा, अगर आपके पास इल्म में है तो हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए, एक डेलिब्रेट कोशिश हुई है, साइकोलॉजिकल एक कोशिश हुई है। वो ये हुई है कि अवाम को उनकी ताकत ना पहचानने दो। हमेशा आपके जो इलेक्शंस हैं वो मनोवर्स होते हैं, वो इंजीनियर्ड होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि अवाम की ताकत ना पहचान, अवाम अपनी ताकत ना पहचान सके। ये 22 करोड़ अवाम अगर थूक देना, तो आपके सारे सियासतदान उस थूक तले दब जाएंगे। अवाम अपनी ताकत नहीं पहचानते, और एक डेलिब्रेट उसकी कोशिश क्या है कि उनको उनको जाहिल रखा जाए, उनको मजबूर रखा जाए, वो छोटे छोटे कामों के लिए मोहताज रहे उस सरकारी बाबू के, उस वजीर के, उस ऑफिसर के। वो बेचारा दबा हुआ है, वो उसमें मर रहा है। यस, आई एम श्योर। देखे, अभी जैसे इन्होंने तस्करा किया प्रोफेसर साहिबा ने, पैंडेमिक में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये कोई आसान बात नहीं है। इंडिया में देखें क्या सूरत हाल हो गई है। बाहर की मैं बात ही नहीं कर रहा, यूरोप वगैरह की बात छोड़ें, वो तो अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है, उनका सिस्टम अलग है। इस मुल्क में पाकिस्तान ने, हालांकि ईमानदारी की बात ये बताऊं कि कोई बहुत बड़ा लॉकडाउन नहीं किया हमने। शुरू के दौर में हमने लॉकडाउन किया, हाँ, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन करते रहे।
जी, स्मार्ट उसके लॉकडाउन बाद हम करते हुए। स्मार्ट लॉकडाउन पे आए, कुछ रेड एरियाज बनाए, कुछ येलो एरियाज बनाए, लेकिन इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड और देखिए उसका रिजल्ट आया है। पाकिस्तान जैसा मुल्क, बिल्कुल इमरान खान सही कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क लॉकडाउन बर्दाश्त कर ही नहीं सकता भाई, लोग मर नहीं कर जाएंगे। सकता, नहीं कर ये सकता, तो दिहाड़ीदार नहीं कर मजदूर सकता, रोज जाते हैं, खाते हैं, नहीं कर कमाते सकता। हैं, उनको खाना बिल्कुल कौन सही। खिलाएगा? पाकिस्तान की हुकूमत में तो इतनी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मैनेज किया। तो जो पॉजिटिव चीज हो रही है उसको पॉजिटिव कहना चाहिए, लेकिन खुदारा जो नेगेटिव चीज हो उसको पॉजिटिव नहीं बनाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना सा कहता हूँ। और ये आवाम ही बिल्कुल है, सही। देखें इस मुल्क की तकदीर सिर्फ आवाम बदलेंगे, कोई फौजी नहीं बदलेगा, कोई सियासतदान नहीं बदलेगा, दूर से ही। लेकिन आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि यही आवाम इस मुल्क की क्योंकि यही इसके मालिक है। इसकी मालिक फौज नहीं है, इसकी मालिक सियासतदान नहीं है, 22 करोड़ आवाम है। जिस दिन ये पहचान गए ना, तो उस दिन इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। इतना अच्छा, इतना ये खुदा का तोहफा है। जितने वसाइल हमारे पास मौजूद है ना, दूसरे मुल्कों के, अफगानिस्तान को देख लेना बराबर में, वो लैंडलॉक है, उसके पास हर चीज कहीं ना कहीं से होके जाएगी। जॉर्डन उधर पड़ा हुआ है, जॉर्डन को देख ले, लैंडलॉक मुल्क है, आपके पास दरिया है, समंदर है, सरहदें है, सब कुछ मौसम है। है, हर चीज है आपके पास। तो आई एम पॉजिटिव कि जी ये बिल्कुल चेंज आएगा। और जो आप पूछ रहे थे हल क्या है, हल सिर्फ आवाम के पास है, चाबी आवाम के पास है, आवाम को जागना ठीक है, है, आता हूँ बाकी मैं, कोई आता हूँ अपनी उस पे सोच भी। लगाएगा। उस पे भी आता हूँ कि अवाम के पास चाबी है, तो वो चाबी चलेगी कहाँ, उसका ताला किधर है, उसकी जगह किधर है, इस पे आता हूँ। जरा साहिबा जैदी साहिबा, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान की खवातीन का किरदार इस पैंडेमिक के जमाने में और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के की तरक्कियां और पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाना, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी का शानदार किरदार। अब इसके बाद यूएनओ में पाकिस्तान का भी क्या किरदार है, इस पर भी देखते हैं। क्योंकि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से सीखा जाए कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो है वो पैंडेमिक को मैनेज किया। एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानियों के लिए, बड़े फख्र की बात है, बहुत अपना सर बुलंद करने वाली बात है। हम तनकीद भी बहुत करते हैं, मगर जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी सीना तान के कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए और हमारी यूथ के लिए इफ्तिखार का सबब होगा। यूएनओ के हवाले से आपकी क्या रिसर्च है, हमारे साथ शेयर फरमाइए। जी, ये मार्च 19 2020 में पाकिस्तानी साइंटिस्ट आरिफ गौहीर जो है इनको इलेक्ट किया है एज चेयर ऑफ यूएनएफसीसीसी कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स में। और ये जो है हमेशा यूएन की काफी सीट्स के ऊपर पाकिस्तान जो है वो बैठता है, और इस बात का हमें इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि जुलाई 24 में पाकिस्तान इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 6 टाइम, यानी छठी मर्तबा ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में छठी मर्तबा प्रेसिडेंट बना है पाकिस्तान, यानी दूसरी सुभान कौमों अल्लाह। ने वोट दिया है आपको, आप पे एतमाद किया है और आपको प्रेसिडेंट है। तो ये एक बड़ी चीज है सही। पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा अक्टूबर 13 को हम 2020 को देखते हैं कि पाकिस्तान हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अब जैसे कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया री इलेक्टेड, यानी दोबारा इलेक्ट हुआ है। और हुआ सही है। ये भी देखते हैं सिक्योरिंग 169 वोट्स इन द 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कितने मेंबर सही। है इसके, 193 जनरल 193। असेंबली के। और इसमें से 169 ने आप पे एतमाद किया है। तो 169 ने जब आप पे एतमाद किया है तो आप अपनी पोजीशन देखें कि आप कितने स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, कि वो आपको ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट बना रही है। ठीक है। सही है। उसके बाद सितंबर 10 2020 पे आते हैं कि WHO स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ की है, इसने लिस्ट किया है पाकिस्तान को अमंग 7 कंट्रीज, यानी 7 उन ममालिक में। कौन से ममालिक में? वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम फाइट फ्यूचर पेंडेमिक्स, जो फ्यूचर में आने वाले पेंडेमिक से मुकाबला कर सकता है, यानी 7 मुल्कों को उसने कहा है कि इन मुल्कों से आप सीखिए बहुत बड़ी कि बात है। आने वाले दिनों में पेंडेमिक से किस तरह मुकाबला करेंगे। उस 7 ममालिक में पाकिस्तान शामिल है, जिससे सीखे लोग कि पेंडेमिक से किस वेरी तरह गुड। मुकाबला किया जाता है आने वाले दिनों में। तो ये कितनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बड़ी बात है। जिंदाबाद, और जिंदाबाद। सितंबर 17 2020 में पाकिस्तान री इलेक्टेड, सितंबर 17 में क्या हुआ कि पाकिस्तान री इलेक्ट हुआ टू द कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन CPC by securing 52 votes from 54 member यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, यहाँ पे 54 नेशंस थी इस वाले
में इकोसॉक में, और यहाँ से 52 वोट्स लेके पाकिस्तान कामयाब हुआ है। न सिर्फ कामयाब हुआ है बल्कि री इलेक्ट हुआ है। पहले भी कामयाब हो चुका था, अब दोबारा इसी पे एतमाद अपना बरकरार रखा, यानी पैंडेमिक के दिनों में इसने अपना एतमाद खोया नहीं, बल्कि दोबारा से इसको वोट मिले हैं और दोबारा से ये सीट हासिल की है तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा देखते हैं कि 25 नवंबर 2020 को द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज अ कंट्री स्ट्रैटेजी डायलॉग, यानी कंट्री स्ट्रैटेजी डायलॉग जो है वो हर मर्तबा नहीं होता, वो सिर्फ कभी कभी होता है, और इस मर्तबा हुआ है, पाकिस्तान के लिए करवाया गया है। क्यों? On Pakistan, the second such event organized by WEF for Pakistan in 2020 in recognition of Pakistan's positive economic trajectory, कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी जो है वो पॉजिटिव किस तरह रखी, एज इट्स कमांडेबल रेजिलियंस टू काउंटलेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग द कोविड पैंडेमिक, कि इतने सारे इसको चैलेंज थे, उन सारे चैलेंज को फेस करते हुए पैंडेमिक को भी फेस किया। तो इसके ऊपर बाकायदा हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, तो उसके ऊपर वो लोग डायलॉग करवा रहे हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस में डायलॉग करवाया जा रहा है, जो हर किसी मुल्क के लिए नहीं होता वहां पे, वो खासकर पाकिस्तान के लिए करवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगे तो आप जी अभी आते हैं उस पे भी आते हैं, और इकोनॉमिक्स ये यूनाइटेड नेशंस की थी अभी। बहुत उम्दा रिसर्च है, और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुफीद है, और पूरी दुनिया में जहां पर बाज़ जगहों पर पूरी कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान का नेगेटिव चेहरा दिखाया जाए, वहां पर जरूरी है कि पाकिस्तान की उन अचीवमेंट को जिसको यूएनओ जो है वो प्रेजेंट कर रही है और पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, उसको हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान किस शानदार तरीके से कोविड-19 के जमाने में खड़ा रहा है, नबर्द आजमा रहा है, और एक रोल मॉडल बन के सामने आया है। सियासी सूरत हाल चूंकि अख्तर ही पाकिस्तान में रहती है, तो उसके नकाइस के ऊपर भी बात करेंगे। तो नकाइस पर बात करना, इसको पॉजिटिव लिया जाए कि उस नकाइस पर इसलिए बात की जाती है कि उनको नकाइस को दूर किया जाए और उसको बेहतर किया जाए, ताकि अवाम की जिंदगी बेहतर हो सके, ना कि ये कि पाकिस्तान की शक्ल को पूरी दुनिया के सामने धुंधला करके पेश किया जाए, इसमें सुइज़म न किया जाए, इसमें जो है वो देखा जाए कि इसकी असल वजूहात क्या है। मासूम रिजवी साहब, आपने कहा कि अवाम असल मुल्क के वारिस हैं, अवाम का पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की अवाम एक दिन जरूर जो है वो जागेंगे। 70 साल हो गए हैं, कभी मुल्क बचाओ, कभी कशकोल तोड़ो, कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी इंसाफ, मदीने की रियासत, कभी निजाम मुस्तफा, अब ना जाने कौन सी नई आफत के आने वाली है। कुछ सालों के बाद एक नया नारे के साथ कोई और आएगा। तो कब हमें शऊर कब आएगा? आखिर मालिक तो हैं हम इस जमीन के, सन ऑफ सॉइल तो हैं, मगर हम कब जो है वो इन तमाम चीजों को हाथ में लेंगे? कब हम समझेंगे किसको वोट देना है और किसको नहीं? अभी भी अवाम उन्हीं नारों के पीछे हैं। हाँ, देखिए, अभी तो सूरत हाल वही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि ये होश कब आएगा, और जाहिर है इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। ये कब आएगा ये तो अल्लाह जानता है या आवाम जानते हैं। लेकिन ये बात देखिए, बहुत सारी कौमों को आप देखें, कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है, और वहां से वो कौम जो है, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि 100 साल अंग्रेज ने हुकूमत की, और उसके बाद 1947 में गया तो हमें अलहदा मुल्क मिला और हमने ये किया वो किया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हम सिर्फ 100 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे? चाइना जो है वो 600 साल पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का, और इवन ऑस्ट्रियन और दूसरी फौजें आके मोरक्कन्स उनके गुलाम रहे। लेकिन आज वो कहां खड़ा हुआ है? इसी तरह मिसाल के तौर पे आप देखें, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक आदमी था ना, पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। अब मुझे साहब, हमारा अलमिया ये है कि हमें सियासतदान अच्छे नहीं मिले, उससे बड़ा अलमिया ये है कि हमें आमिर भी अच्छे नहीं मिले। आवाम से ही जाते हैं ना, ये कोई बाहर से तो नहीं आते, आवाम से जाते हैं। हाँ, तो वहां जाके क्यों सब किया ना कि दोबारा कहिए, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैंने कहा ये अवाम में से ही जाते हैं ना, पुलिस वाले भी अवाम में से होते हैं, ब्यूरोक्रेट भी अवाम में से होते हैं। जब अवाम में खड़े होते हैं तो अवाम की बड़ी नहीं, तो अवाम की तकलीफें नजर आती हैं, उधर जाते हैं तो ताजियाना लेके खड़े हो जाते हैं। ये क्या है?
कब, मतलब ये तो बेशऊरी नहीं हुई ना नहीं पाकिस्तान नहीं के अवाम। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। जॉर्ज फ्लॉइड जो अमेरिका में मारा, वो क्या आसमान से आया था? पुलिस का आदमी था ना वहीं का भाई। उसके बाद भी कई केसेस हुए। तो इस तरह देखें, ये बड़ी छोटी बातें होती हैं कि हर जगह पे पुलिस यही करती है। तो आपके यहाँ भी करती है, आपके यहाँ ज्यादा करती होगी, वहां पे कम करती है, आपके यहाँ नहीं नहीं नहीं, पकड़ी जाती खाली होगी, वहां पकड़ी खाली जाती पुलिस है। की बात, खाली पुलिस की बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहा हूं, और मजबूत इदारों की भी बात कर रहा हूं। बिलाखिर सोर्स जाने का अवाम ही है ना। अगर अवाम को शऊर है, अवाम जाग गई है और तकदीर बदलना चाहती है, तो ब्यूरोक्रेट बन के चेंज करे, फौजी जनरल बन के चेंज करे, एक SHO बन के चेंज करे। वहां जाके क्यों भूल जाते हैं सब? आप मेजोरिटी दुरुस्त भूल फरमा रहे हैं, जाती है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं। देखिए, हर मुल्क की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, हम्म, और हर मुल्क जो है, इवन अमेरिका की भी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो चलाती है सिस्टम को, जो सिस्टम के पीछे होती है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन चीजों को सिक्योर रखती है जो लॉन्ग प्रोसेस में होती है। आपके यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट है, आपके यहाँ इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो किसी और चीज को चलने ही नहीं देती। इवन आप देख लेना भाई, आप, बड़ी आसान सी बात है, आपने बात की पुलिस की और ब्यूरोक्रेसी की। बात जगह तो आके पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की भी जो है पतलून उतर जाती है। कौन सा इदारा भाई? तो अदलिया की उतर जाती है। अब आजकल नैब का हो रहा है। नैब एक, यहां तो जिसको आजादी मिलती है ना, वो फिरौन बन जाता है। आपे तो से बाहर, ये एक अलग बात है, क्योंकि क्योंकि आपकी पकड़ नहीं। देखिए, अगर आप सिर्फ एक चीज मान लेना कि आइन के तहत चलना है सबको, बहुत से मामला सुधर जाएंगे, बिल्कुल हर सही, एक की पकड़ भी हो सकती है। लेकिन हम बिल्कुल ये सही। बात, नारा तो लगाते हैं कि आइन के तहत चलना है, आइन बड़ा मुकद्दस है, नहीं, कहाँ लेकिन कहाँ आई आइन ना। भाई, हाँ, तो अमली तौर पे तो ये जो मुनाफत है ना, ये खत्म करनी पड़ेगी। मुझे भी खत्म करनी बिल्कुल ठीक, पड़ेगी, आपको भी खत्म करनी पड़ेगी, सियासतदानों को भी खत्म करनी पड़ेगी, फौज को भी खत्म करनी पड़ेगी। सब बिल्कुल ठीक, खत्म करेंगे तो बिल्कुल ये ठीक, बात नहीं। बिल्कुल ठीक। साहिबा जैदी साहिबा, अब बिल्कुल आखिरी चंद मिनट्स हमारे पास रह गए अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। इकोनॉमिक सेक्टर बहुत ही अहम है, क्योंकि जो कोविड-19 ने जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा जो है वो एक ज़रबें पहुंचाई हैं, वो पूरी दुनिया की एक इकोनॉमिक सेक्टर है। बाज़ जगहों से तो बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ से बुलंद हुई, बाज़ जगह अमीर ममालिक थे, उन्होंने फिलहाल सँभाल लिया, आगे नहीं पता कि क्या होने वाला है। मगर पाकिस्तान जो कि कर्ज़ों के ऊपर चल रहा है, इकोनॉमिक्स के अंदर पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल क्या रही है? क्या यहाँ भी कुछ काम पॉज़िटिव हुआ, या हम नीचे ही ग्राफ गिरता जा रहा है? क्योंकि अवाम चीख रही है, अवाम महँगाई-महँगाई का हम शोर देख डाले बैठी लेते हैं, हम देख लेते हैं कि जुलाई 6 2020 में पीएम इमरान खान इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट एवर इंडिजिनियसली मेड वेंटिलेटर्स एट नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। यानी ये जो वेंटिलेटर्स बने हैं पाकिस्तान में अगर बन रहे हैं, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अगर हम एक्सपोर्ट करने पे आते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी को कितना ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है, थर्ड वेव जो आई है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके लिए ये हमारे लिए वही अपॉर्चुनिटीज का, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है और उससे हम किस तरह फायदा ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना होगा कि हम इस सिचुएशन में, यानी अपनी कमजोरियों से बाजू बात इंसान जो है अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और उससे फायदा हासिल कर सकता है। तो यही बात है। अक्टूबर 16 को हम आते हैं 2020 पे, पाकिस्तान बिकम्स 18th कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हुँ, मुस्लिम कंट्री टू मैन्युफैक्चर हार्ट स्टैंड। दिल की बीमारियां भी आजकल बहुत फैली हुई है, तो हार्ट हुँ, स्टैंड बनाने में पाकिस्तान 18वीं कंट्री है। 194 ममालिक में से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में 18वीं कंट्री है जो हार्ट स्टैंड प्रोड्यूस कर रहा है, और मुस्लिम ममालिक में दूसरा नंबर आता है इसका। तो ये भी वेरी गुड। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा फरवरी 2020 में जान आलम ने, जो है रशियन साइंटिस्ट है, इन्होंने नेबुलाइजर बना लिया है। जो लोग वैक्सीन से घबरा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होगा और वो बहुत डर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। और ये जो है बहुत सी दूसरी कंट्रीज में भी हमें पता चला है कि ये पहुंच चुकी है उनकी दवा, और वहां पे भी बहुत ज्यादा इसको पजीराई हासिल हुई है। नेबुलाइजर है रशियन और ये, बेस्ड, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, और ये इस तरह रशियन जैसे आम बेस्ड। मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वैक्सीन में, जी, वैक्सीन में अ, और मेडिसिन का फ़र्क थोड़ा-सा बताना चाह रही थी, वो ये है, जल्दी-जल्दी से मैं बता दूँ कि वैक्सीन जो है,
वो उस वक्त लगवाई जाती है जैसे हम पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को कि उम्र भर उनको पोलियो नहीं होगा। मकसद ये है वैक्सीन का कि वैक्सीन जो है वो एक इस तरह से इस्तेमाल की जाती है, प्रिकॉशन है। और जबकि मेडिसिन जो होती है वो ऐसी होती है कि आपको कोई बुखार हुआ, कोई तबीयत खराब हुई, आपने दवा खाई और आप ठीक हो गए, तो इसका इफेक्ट इतना दोनों ले ज्यादा लें, नहीं होता है। उसी दोनों ले लें। जो आपकी तबीयत खराब होती है उसके लिए आप हाँ, तो दोनों ले लें, जी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये नेबुलाइजर है बेसिकली। वैक्सीन को भी जी ये वैक्सीन नहीं डिस्करेज है, नहीं मैं करेंगे। यही बताना चाह हाँ, रही हूँ नहीं, कि ये जो मगर है मगर वैक्सीन को भी डिस्करेज हाँ। नहीं करेंगे। वैक्सीन भी जरूर लेनी है आपने, और उसके साथ जो पाकिस्तानी रशियन बेस्ड साइंटिस्ट जान आलम साहब अच्छा हैं, जिनके साथ में शो भी कर चुका हूं इसी टीवी के ऊपर, हाँ तो उनकी जो ये नेबुलाइजर है वो भी इस्तेमाल जी कर लें। जी मगर वैक्सीन को भी हम डिस्करेज किसी सूरत नहीं करेंगे, जी वो भी एक बड़ी हाँ, जरूरत है इस वक्त। अगर घबरा रहे हैं या किसी को ऐसी कोई जो प्रॉब्लम है अगर वो है तो वो नेबुलाइजर ले सकता है। कहने का मकसद ये कि वो डरे नहीं और वो ये ठीक है, नेबुलाइजर इस्तेमाल कर ले तो उसको फायदा हो सकता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त के हवाले से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा, और ये इससे हम जो सारे मुबादला कमा सकते हैं इकोनॉमिक हवाले से, वो बात मैं कहना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने लिस्ट बनाई है, पता नहीं काफी सारे 400-500 लोगों की उसने लिस्ट बनाई है साइंटिस्ट की। तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान के 81 साइंटिस्ट शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का दिमाग कितने अच्छे हैं, पाकिस्तान के पास जो मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, ये एक ही फील्ड के नहीं है। मतलब मुख्तलिफ, कोई अगर इंजीनियरिंग साइड का है तो कोई जो है वो फिजिक्स की साइड का है, तो कोई केमिकल साइड पे है। तो 81 पाकिस्तानी जो है इस लिस्ट में नाम शामिल हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट के। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है एक ताबिंदा मुस्तकबिल जिसे कहना चाहिए कि है, रोशन है। बिल्कुल सही, और बहुत बहुत इसके अलावा अगर हम देखें इकोनॉमिक सेक्टर में, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग, यानी मैंने सिर्फ साउथ एशिया नहीं कहा, मैंने एशिया कहा है। एशिया का मकसद है बहुत सारे ममालिक शामिल होगा इसमें, साउथ एशिया के ममालिक के अलावा भी। तो उनमें पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बेस्ट परफॉर्मिंग इन एशिया में आई है 2020 में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब कोलैप्स हो रही है दूसरी इकोनॉमीज और उनका पहिया रुक रहा है, तो उस वक्त हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो चल रही है और बेस्ट परफॉर्मिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अप्रैल 24 में 2020 में क्या हुआ है कि पाकिस्तान है रैंक एज 4th जनरेशन। अच्छा देखिए, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो है हमारा पड़ोसी मुल्क को ज्यादा बड़ा है हमसे। G4 जो है, ये इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन में जो G4 का हमें दर्जा हासिल हुआ है, ये उनको भी मिल सकता था, लेकिन ये एजाज भी हमारे पास है कि हमको ये दर्जा हासिल हुआ जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उसमें, एशियन कंट्रीज में G4 का हमें स्टेटस मिला है। तो ये एक बिल्कुल सही जी। बस ये आखिरी बात मैं करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक बाइक भी बना ली है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है का हमारी यूथ वो SCO की परमानेंट मेंबर बन चुकी है। इमरान खान जो है उनको मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। 500 मुस्लिम जो थे उनमें से ये मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुए हैं। और इसके अलावा अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान के आरिफ अनीस को यूके में ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इस तरह से पाकिस्तान की अचीवमेंट्स थी जिनको किसी तरह भी पीछे नहीं किया जा सकता, और ये दुनिया ने माना है। यानी ये हम जो अंदर जो कंट्री के अंदर होते हैं उसमें तो जो कुछ करते रहते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा है। ये मैंने पूरी दुनिया का पेश किया कि पूरी दुनिया में हमने क्या हासिल किया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक आखिरी मिनट और उसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। रिजवी साहब, 23 मार्च के हवाले से मुख्तसर सा 30 सेकंड यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैंने तो बीच में ही कह दिया कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है जो हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। और सबसे बड़ा मसला है कि हम समझ नहीं सकते। हमें ये समझना चाहिए और इसको लौटाना चाहिए। देखिए, हमारी जनरेशन और हमसे अगली जनरेशन, इनको अब ये वक्त आया है कि मुल्क को लौटाएं। और मुल्क को किस तरह लौटा सकते हैं? पॉजिटिविटी से, कि सही फैसले करने पर मजबूर करें, आवाज उठाएं। अगर कोई गलत चीज है तो आवाज उठाएं, अपना हक मांगे। और ये मुल्क आज भी है और कल भी ये हम सबको देता है और हम सबको देता रहेगा। ये खुदा की नेमत है। बहुत शुक्रिया। तो इसका हमें पाकिस्तान
पाइंदाबाद बहुत शुक्रगुजार है जर्नलिस्ट जनाब मासूम रिजवी साहब और प्रोफेसर साइमा जैदी साहिबा, आपने अपना कीमती टाइम एलिवेट टीवी को दिया और यौम पाकिस्तान के दिन क्या तारीखी हकायक थे, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पड़ोसी कहाँ खड़े हैं, उनकी ज़मीनी शराइत क्या है, ज़मीनी हकायक क्या है, हमारे साथ क्या शराइत हैं और किस तरह से पाकिस्तान ने, क्योंकि अमूमन एक नेगेटिव चेहरे को ही अमूमन जो है वो प्रोजेक्ट अमूमन किया जाता है और हमने पूरी कोशिश की कि पूरी एक रिसर्च आपके सामने पेश करें और ड्यूरिंग द पेंडेमिक के पूरी दुनिया को जिसने लर्ज़ाबंदान किया, पाकिस्तान किन-किन सेक्टर्स में और कहाँ-कहाँ पर शानदार कामयाबी हासिल करता रहा और जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को हमने अपने वक़्त में रहते हुए पूरी कोशिश की कि आपके अज़ान आलिया तक मुंतक़िल किया जाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम